क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ पिछली 1-2 पीढ़ियों में ही दुनिया मतलब पूरी तरह बदल गई है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। 1965 के आसपास सोचिए, दुनिया भर में एक महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म देती थी। 5 बच्चे? हाँ, और आज ये आंकड़ा 2.5 से भी कम है, मतलब आधा हो गया है। बिल्कुल। मानव इतिहास में इतनी तेजी से प्रजनन दर में इतनी बड़ी गिरावट ये पहले कभी नहीं देखी गई। वाकई चौंकाने वाला बदलाव है ये। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जैसा आपने कहा, ये हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे भविष्य सबसे जुड़ा एक बहुत बड़ा संकेत है। दुनिया भर में परिवार छोटे हो रहे हैं, ये ट्रेंड साफ दिख रहा है। हाँ। तो आज हम इसी बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों? इस नाटकीय गिरावट के पीछे कौन से कारण काम कर रहे हैं? और हमारे पास आवर वर्ल्ड इन डेटा जैसे स्रोतों से महत्वपूर्ण शोध हैं। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। ये शोध इन बदलावों के पीछे के मुख्य चालकों की पहचान करते हैं। जी। तो आज हमारा मिशन है इन वजहों की तह तक जाना, उनकी गहराई से पड़ताल करना। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कारण अकेले काम नहीं करते। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अच्छा। हमारा लक्ष्य इन जटिल संबंधों को खोलना है और देखना है कि ये वैश्विक कहानी कैसे बनती है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। दुनिया भर में परिवार छोटे क्यों हो रहे हैं? शोधकर्ता सबसे पहले किस चीज की तरफ इशारा करते हैं? मुझे लगता है शायद सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं की जिंदगी में आया है। बिल्कुल सही कहा आपने। महिला सशक्तिकरण, खास तौर पर शिक्षा और काम के बेहतर अवसर, ये इस पूरी कहानी के केंद्र में है। इसे प्रजनन दर में गिरावट का सबसे शक्तिशाली चालक माना जाता है। तो पहले शिक्षा की बात करते हैं। क्या ये इतना सीधा है कि ज्यादा पढ़ाई मतलब कम बच्चे? काफी हद तक हाँ। देखिए, अर्थशास्त्री गैरी बेकर ने इसे समझाने के लिए अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का विचार दिया था। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाँ, सोचिए, अगर एक महिला उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, अच्छा करियर बना सकती है, तो बच्चे के पालन पोषण के लिए उसे इन मौकों को छोड़ना या उनमें कटौती करनी पड़ती है। ये एक तरह की कीमत है जो उसे चुकानी पड़ती है, और ये कीमत जाहिर है एक अशिक्षित या कम पढ़ी लिखी महिला की तुलना में ज्यादा महसूस होती है। अच्छा। तो स्वाभाविक रूप से वे कम बच्चे पैदा करने का विकल्प चुन सकती हैं। ये तो तार्किक लगता है। क्या आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं? आंकड़े इस तर्क का पुरजोर समर्थन करते हैं। आवर वर्ल्ड इन डेटा का 1950 से 2020 तक का डेटा देखिए आप। हाँ। जिन देशों में 1950 के दशक में महिलाओं की औसत स्कूली शिक्षा 2 साल से भी कम थी, वहां प्रजनन दर प्रति महिला 5 से 8 बच्चों के बीच थी। बहुत ज्यादा। 5 से 8? हाँ। अब उन देशों को देखिए जहां महिलाएं औसतन 8 साल या उससे ज्यादा स्कूल जाती हैं, वहां प्रजनन दर 4 बच्चों से कम है, और कई विकसित देशों में तो 2 से भी नीचे आ गई है। कोई खास देश का उदाहरण है जो इस बदलाव को साफ दिखाता हो? ईरान का उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। 1950 में वहां महिलाओं की औसत स्कूली शिक्षा लगभग 0 थी, मतलब 1/3 साल से भी कम। बाप रे। और प्रजनन दर 7 बच्चों के करीब। 7? हाँ। और 2020 तक औसत स्कूली शिक्षा बढ़कर 9 साल हो गई। नतीजा, प्रजनन दर नाटकीय रूप से गिरकर 2 से भी नीचे आ गई, लगभग अमेरिका के बराबर। ये तो जबरदस्त बदलाव है। हाँ, 7 बच्चों से 2 पर। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, रशिया, केन्या, इंडोनेशिया जैसे अलग अलग देशों में हुए अध्ययन भी कारण कार्य संबंध दिखाते हैं। यानी महिला शिक्षा में वृद्धि सीधे तौर पर प्रजनन दर में कमी लाती है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन क्या शिक्षा का असर सिर्फ इस अवसर लागत तक ही सीमित है या और भी कुछ है? नहीं, इसके और भी पहलू हैं। बिल्कुल। माँ की बेहतर शिक्षा का सीधा संबंध बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और कम मृत्यु दर से भी है। अच्छा। जब माता पिता को ये भरोसा होता है कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे, तो उन्हें सुरक्षा के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। इस पर हम अभी और बात करेंगे। ठीक है। साथ ही शिक्षा महिलाओं को परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में बेहतर जानकारी और उन तक पहुंच प्रदान करती है। इससे वे अपने इच्छित परिवार के आकार को, यानी वे वास्तव में कितने बच्चे चाहती हैं, ज्यादा आसानी से हासिल कर पाती हैं। और क्या ये समाज की सोच को भी बदलता है? जैसे भारत में केरल का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। बिल्कुल, केरल एक बेहतरीन उदाहरण है। वहां महिलाओं की उच्च साक्षरता दर, जो भारत के कई अन्य हिस्सों से काफी ज्यादा है, उसने छोटे परिवारों के विचार को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने में मदद की, बिना सरकारी दबाव के। हाँ, वहां सार्वजनिक चर्चाओं और जागरूकता अभियानों के जरिए, बिना किसी जबरदस्ती के, लोगों ने खुद ही छोटे परिवारों को अपनाना शुरू कर दिया। नतीजा, केरल की प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम, लगभग 1.7 है। 1.7? जी।
ये दिखाता है कि शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक मानदंडों को भी बदल सकती है। तो शिक्षा एक प्रमुख स्तंभ हुआ। आपने महिला सशक्तिकरण का दूसरा पहलू बताया था, काम के बढ़ते अवसर। ये कैसे जुड़ा है? ये भी अवसर लागत के विचार से ही जुड़ा है। जब महिलाओं के पास घर के बाहर अच्छे वेतन वाली नौकरियों के अवसर होते हैं, हाँ, तो बच्चों की परवरिश के लिए काम छोड़ने या कम करने की जो आर्थिक लागत है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इससे वे कम बच्चे पैदा करने या बच्चे पैदा करने में देरी करने का फैसला कर सकती हैं, और ये एक तरह का चक्र बन जाता है। कम बच्चे होने पर महिलाओं के लिए काम करना आसान होता है, और काम करने से परिवार छोटा रखने की इच्छा और मजबूत होती है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ है? मतलब ये बदलाव कब और क्यों शुरू हुआ? हाँ, इसका गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था कृषि आधारित से औद्योगिक और फिर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदली, तो शारीरिक बल का महत्व कम हुआ और शिक्षा तथा कौशल का महत्व बढ़ गया। इससे महिलाओं के लिए श्रम बाजार में पुरुषों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करना आसान हुआ। साथ ही तकनीकी प्रगति ने घरेलू कामों को भी आसान बनाया। और महिलाओं के अधिकार आंदोलन भी तो थे। बिल्कुल। इसी दौरान महिला अधिकार आंदोलनों ने कानूनी और सामाजिक बाधाओं को तोड़ा, जिससे महिलाओं के लिए पहले बंद समझे जाने वाले व्यवसायों के दरवाजे खुले। इन सब ने मिलकर महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाया। लेकिन क्या आज भी ये सीधा संबंध है कि जहाँ ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, वहाँ बच्चे कम होते हैं? देखिए, आज अगर हम अलग अलग देशों के मौजूदा आंकड़ों को एक साथ देखें, तो तस्वीर थोड़ी जटिल है। अच्छा, कैसे? बहुत उच्च आय वाले देशों में कभी-कभी ये संबंध उतना मजबूत नहीं दिखता, और आय के साथ इसका संबंध थोड़ा यू आकार का हो सकता है। यू आकार का मतलब? शुरुआती विकास के साथ प्रजनन दर गिरती है, लेकिन बहुत ज्यादा विकास के बाद शायद थोड़ी बढ़ भी सकती है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। ओके। जैसे जैसे ज्यादा महिलाएं कार्यबल में शामिल हुई हैं, वैसे वैसे उस देश की प्रजनन दर में गिरावट आई है। ऐतिहासिक रूप से ये एक बहुत मजबूत कड़ी है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए शिक्षा और काम के बेहतर अवसर एक बड़ी वजह है। आपने पहले इशारा किया था कि माँ की शिक्षा बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। क्या बच्चों का जीवित रहना अपने आप में प्रजनन दर को प्रभावित करता है? हाँ, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बाल मृत्यु दर में गिरावट। बाल मृत्यु दर में गिरावट। जी, ये जनसांख्यिकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अवधारणा का एक प्रमुख हिस्सा है। ये एक मॉडल है जो बताता है कि कैसे देशों की जनसंख्या बदलती है जैसे जैसे वे विकसित होते हैं। ये संक्रमण कैसे काम करता है? थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे? हाँ, जरूर। सरल शब्दों में देखिए, पहले स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई और पोषण में सुधार होता है। इससे मृत्यु दर, खासकर बच्चों की मृत्यु दर, तेजी से गिरती है। ठीक। लेकिन जन्म दर तुरंत नहीं गिरती, वो कुछ समय तक ऊंची बनी रहती है। अब इस दौरान क्या हो रहा है? मृत्यु कम हो रही है, लेकिन जन्म ज्यादा हो रहे हैं। नतीजा, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा। फिर धीरे धीरे लोग बदलते हालात के अभ्यस्त होते हैं और जन्म दर भी गिरने लगती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है या स्थिर हो जाती है। लेकिन लोग कम बच्चे क्यों पैदा करने लगते हैं जब मृत्यु दर कम होती है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि उन्हें पता है कि उनके बच्चे जिएंगे? इसके पीछे का मनोविज्ञान और तर्क काफी दिलचस्प है। सोचिए उस जमाने की, जब 5 में से 1 या 2 बच्चे बचपन में ही मर जाते थे। हाँ, बहुत दुखद स्थिति थी वो। बिल्कुल। ऐसे में अगर कोई माता पिता चाहते थे कि उनके कम से कम 2 या 3 बच्चे वयस्क होने तक जीवित रहें, तो उन्हें शायद 5 या 6 बच्चे पैदा करने पड़ते थे। अच्छा, ये सुनिश्चित करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। इसे सुनिश्चित करने के 2 तरीके थे, ऐसा शोधकर्ता मानते हैं। पहला, बाल प्रतिस्थापन। अगर किसी बच्चे की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती, तो वे उसकी जगह एक और बच्चा पैदा करते। हाँ। दूसरा, जिसे कुछ शोधकर्ता बाल संचय कहते हैं, माता पिता भविष्य में संभावित मृत्यु के जोखिम से बचने के लिए शुरू से ही जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, एक तरह के बीमा के तौर पर। बीमा के तौर पर। ये दिलचस्प है। तो जैसे जैसे बच्चों के जीवित रहने की संभावना बढ़ी, वैसे वैसे इन रणनीतियों की जरूरत कम होती गई। माता पिता धीरे धीरे यह समझने लगे कि अगर वे 2 बच्चे चाहते हैं, तो उन्हें 2 या शायद 3 बच्चे पैदा करना ही काफी है, 5 या 6 नहीं। उन्हें यह भरोसा होने लगा कि उनके बच्चे बड़े होंगे। और इसके प्रमाण हैं? हाँ, यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों के ऐतिहासिक अध्ययनों से बाल प्रतिस्थापन और बाल संचय दोनों के प्रमाण मिलते हैं। क्या बड़े पैमाने पर भी यह संबंध दिखता है देशों के बीच? हाँ, बिल्कुल।
दुनिया भर के देशों के आंकड़ों में उच्च बाल मृत्यु दर और उच्च प्रजनन दर के बीच एक बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध दिखता है। यानी जहां मृत्यु दर ज्यादा वहां जन्म दर भी ज्यादा। बिल्कुल। जिन देशों में आज भी बाल मृत्यु दर ज्यादा है, वहां प्रजनन दर भी ज्यादा है। और जैसे जैसे देशों ने बाल स्वास्थ्य में निवेश किया और मृत्यु दर कम की, उनकी प्रजनन दर भी कुछ समय के अंतराल के बाद कम होती गई। ये कुछ समय का अंतराल क्यों? लोग तुरंत कम बच्चे पैदा करना क्यों नहीं शुरू कर देते? क्योंकि सामाजिक और व्यक्तिगत धारणाओं को बदलने में समय लगता है। हाँ। माता पिता को अपनी आंखों से देखना होता है, अनुभव करना होता है कि अब उनके पड़ोसियों के, उनके रिश्तेदारों के बच्चे ज्यादा संख्या में जीवित रह रहे हैं। उन्हें ये भरोसा हासिल करने में कुछ साल या एक पीढ़ी भी लग सकती है कि बच्चों की मृत्यु का जोखिम अब पहले जैसा नहीं रहा। समझ गए। ये दिखाता है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव और विश्वास का भी मामला है। समझ गई। तो महिला सशक्तिकरण और कम बाल मृत्यु दर, ये दो बड़े बदलाव हुए। तीसरा प्रमुख कारण आपने बताया था बच्चों के पालन पोषण की बदलती प्रकृति, बढ़ती लागत और बाल श्रम में गिरावट। क्या इसका मतलब है कि बच्चे अब आर्थिक बोझ ज्यादा बन गए हैं? बोझ शायद सही शब्द ना हो, लेकिन हाँ, आर्थिक समीकरण जरूर बदला है। कैसे? देखिए, पारंपरिक कृषि समाजों में बच्चे अक्सर कम उम्र से ही खेतों में या घर के कामों में हाथ बटाते थे और परिवार की आय में योगदान करते थे। हाँ, सुना है ऐसा। तो कई बच्चे होना एक तरह से आर्थिक संपत्ति हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था बदली और शिक्षा का महत्व बढ़ा, बच्चों का आर्थिक योगदान कम होता गया। मशीनों वगैरह की वजह से। हाँ, मशीनों और कुशल श्रम की जरूरत बढ़ी और बच्चों की मजदूरी वयस्कों की तुलना में बहुत कम हो गई। वो उतने उपयोगी नहीं रहे आर्थिक दृष्टि से। और फिर बाल श्रम कानून भी आ गए होंगे। बिल्कुल। जब सरकारों ने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया और स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया, तो बच्चों को काम पर भेजने की बजाय उन्हें पालने और पढ़ाने का लागत बढ़ गया। तो अब वो आय का स्रोत नहीं रहे, बल्कि निवेश का विषय बन गया, जिस पर समय और पैसा खर्च करना पड़ता था। इससे भी ज्यादा बच्चे पैदा करने का आर्थिक प्रोत्साहन कम हुआ। और इसी से जुड़ा है गैरी बेकर का वो गुणवत्ता बनाम मात्रा वाला विचार, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हाँ, बिल्कुल। बेकर का तर्क था कि माता पिता के पास सीमित संसाधन होते हैं, समय, पैसा। वे या तो इन संसाधनों को ज्यादा बच्चों, मात्रा में बांट सकते हैं, या फिर कम बच्चों पर ज्यादा ध्यान और निवेश, गुणवत्ता कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदली और अच्छी नौकरी पाने के लिए शिक्षा और कौशल जरूरी होते गए, बच्चों की गुणवत्ता यानी उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और क्योंकि अब बच्चे ज्यादा जी रहे थे, जैसा हमने पहले बात की, तो उन पर किया गया निवेश ज्यादा सुरक्षित भी महसूस होता होगा। बिल्कुल सही पॉइंट। जब आपको पता है कि आपके बच्चे के जीवित रहने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप उसकी शिक्षा और विकास पर ज्यादा आत्मविश्वास से निवेश करेंगे। इन सब ने मिलकर माता-पिता को कम बच्चे, बेहतर परवरिश की दिशा में प्रेरित किया। संख्या की बजाय गुणवत्ता पर जोर। हाँ, कह सकते हैं। आजकल ये भी महसूस होता है कि माता-पिता बच्चों की देखभाल और उनकी गतिविधियों पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समय और ऊर्जा लगाते हैं। क्या ये भी एक तरह की बढ़ी हुई लागत है? हाँ, इस पर सटीक ऐतिहासिक आंकड़े जुटाना मुश्किल है, पर कई समाजशास्त्रीय अध्ययन और अवलोकन यही बताते हैं कि आधुनिक समाजों में गहन पितृत्व या इंटेंसिव पेरेंटिंग का चलन बढ़ा है। गहन पितृत्व? हाँ, मतलब माता-पिता बच्चों के विकास, उनकी शिक्षा, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पहले से कहीं ज्यादा शामिल होते हैं। ये भावनात्मक और समय के लिहाज से एक बड़ी लागत है, जो शायद लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करती हो। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जो आम धारणा है कि लोग बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चे पैदा करते हैं, हाँ, ये तो बहुत सुना है। उसके समर्थन में बहुत ज्यादा ठोस सबूत नहीं मिलते हैं कि ये आज प्रजनन दर का एक प्रमुख चालक है। शायद पहले ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन अब उतना नहीं। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। ठीक है, तो ये तीन बड़े इंजन हो गए: महिला सशक्तिकरण, कम बाल मृत्यु दर और बच्चों पर बढ़ता निवेश या लागत। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या कुछ और कारक भी हैं जो इस वैश्विक रुझान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? निश्चित रूप से ये तीन मुख्य चालक हैं, लेकिन तस्वीर और भी जटिल है। इनके अलावा कई और चीजें भी असर डालती हैं, जो शायद इन मुख्य चालकों के साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे कि संस्कृति और सामाजिक मानदंड। समाज की सोच, वो कैसे बदली? देखिए, बड़े परिवारों का जो एक आदर्श था, वो धीरे धीरे छोटे 2 या उससे कम बच्चों वाले परिवारों के आदर्श में बदल गया। ये सिर्फ आर्थिक या तार्किक कारणों से नहीं हुआ, बल्कि ये सामाजिक रूप से सामान्य और वांछनीय बन गया। इसमें मीडिया जैसे टेलीविजन और अब इंटरनेट की भूमिका हो सकती है,
जो लोगों को अलग-अलग जीवन शैलियां, शहरी जीवन और छोटे परिवारों के मॉडल दिखाते हैं। लोगों की आकांक्षाएं बदलती हैं। कोई उदाहरण है जहां संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई हो? फ्रांस का मामला दिलचस्प है। फ्रांस में प्रजनन दर पश्चिमी यूरोप के अन्य अमीर और ज्यादा शिक्षित देशों की तुलना में भी पहले गिरनी शुरू हो गई थी। मतलब 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में ही। इतनी जल्दी? हाँ, ऐसा माना जाता है कि ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट के विचारों, तर्क, व्यक्तिवाद और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाना ने वहां पहले जड़ें जमाई। अच्छा। जन्म समर्थक धार्मिक सिद्धांतों से दूरी और गर्भनिरोधक के प्रति अधिक उदार रवैये ने आर्थिक कारकों के साथ मिलकर वहां प्रजनन दर में जल्दी गिरावट लाने में मदद की होगी। फ्रांस ने शायद छोटे परिवार के नए सामाजिक मानदंडों को फैलाने में एक शुरुआती भूमिका निभाई। और परिवार नियोजन की उपलब्धता, गर्भ निरोधक का सुलभ होना कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे कारण के बजाय एक सहायक कारक, एक एनेबलर के रूप में देखना बेहतर है। सहायक कारक? हाँ, गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन सेवाएं लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि ये उन लोगों को सक्षम बनाती हैं जो पहले से ही कम बच्चे चाहते हैं, ताकि वो अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। अच्छा, मतलब इच्छा पहले आती है, साधन बाद में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये अनचाहे गर्भधारण को कम करने में मदद करते हैं। और आज भी दुनिया के कई विकासशील हिस्सों में गर्भ निरोधक की अधूरी जरूरत, अनमेट नीड है। अधूरी जरूरत? हाँ, यानी बहुत सी महिलाएं जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती या जन्मों के बीच अंतर रखना चाहती हैं, वे प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। अगर इन जरूरतों को पूरा किया जाए तो अनचाहे जन्म और कम हो सकते हैं, जिससे प्रजनन दर पर और असर पड़ेगा। कभी-कभी सरकारें भी सीधे दखल देती हैं, जैसे चीन की एक बच्चा नीति। क्या ऐसी जबरदस्ती की नीतियों का बड़ा असर होता है? ये एक बहुत बहस का मुद्दा है। अक्सर चीन की नाटकीय प्रजनन दर गिरावट का पूरा श्रेय एक बच्चा नीति को दे दिया जाता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन आवर वर्ल्ड इन डेटा का विश्लेषण एक ज्यादा संतुलित तस्वीर पेश करता है। तथ्य ये है कि चीन की प्रजनन दर 1979 में नीति लागू होने से पहले ही बहुत तेजी से गिर रही थी। 1970 के दशक में ही ये लगभग आधी हो गई थी। अच्छा, नीति से पहले? हाँ, ये गिरावट बेहतर जीवन स्थितियों, कम बाल मृत्यु दर और शायद सरकार के पहले के कम जबरदस्ती वाले परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण हो रही थी। तो नीति का कोई असर नहीं हुआ? असर जरूर हुआ होगा, लेकिन शायद उतना नहीं जितना माना जाता है। आप तुलना के लिए ताइवान को देखिए। ताइवान? हाँ, ताइवान ने कभी भी चीन जैसी जबरदस्ती की नीति नहीं अपनाई, लेकिन वहां भी इसी अवधि में प्रजनन दर में लगभग उतनी ही तेजी से गिरावट आई। ओह, अच्छा। और ये गिरावट उन्हीं सामाजिक आर्थिक बदलावों, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास से प्रेरित थी। इससे लगता है कि चीन में भी गिरावट का बड़ा हिस्सा शायद नीति के बिना भी होता। जबरदस्ती की नीतियां मानवाधिकारों के लिहाज से तो समस्याग्रस्त होती ही हैं, उनकी प्रभावशीलता भी शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। एक और बहुत ही रोचक बात जो शोध में सामने आई है वो ये है कि बहुत ज्यादा विकास के स्तर पर ये गिरावट रुक सकती है या थोड़ी पलट भी सकती है। हाँ, ये मर्स्कला, कोहलर और बिलारी का 2009 का एक महत्वपूर्ण शोध है जिसने काफी ध्यान खींचा। क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि जब देश मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI) के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, ये HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का एक मिलाजुला माप है। तो प्रजनन दर और विकास के बीच का जो नकारात्मक संबंध था, यानी ज्यादा विकास कम बच्चे, वो कमजोर पड़ सकता है या उलट भी सकता है। सच में? मतलब प्रजनन दर फिर से बढ़ने लगती है? हाँ, कुछ बहुत विकसित देशों में प्रजनन दर में मामूली वृद्धि देखी गई है। यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प हो रहा है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या मतलब है इसका भविष्य के लिए? इसके कई संभावित मायने हो सकते हैं। अगर ये प्रवृत्ति जारी रहती है तो ये उन देशों में जनसंख्या के बूढ़े होने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर सकती है। हाँ, वो तो एक बड़ी चिंता है कई देशों के लिए। बिल्कुल, और उससे जुड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जैसे पेंशन सिस्टम पर दबाव, श्रमिकों की कमी, इनको कुछ हद तक कम कर सकती है। ये दिखाता है कि मानव विकास शायद हमेशा सिर्फ कम प्रजनन दर की ओर ही नहीं ले जाता। ठीक है, तो हमने कई परतें खोली। महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा और काम के जरिए, बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य और कम मृत्यु दर, बच्चों पर बढ़ता निवेश और बदलती आर्थिक भूमिका, साथ ही संस्कृति, परिवार नियोजन और जबरदस्ती की नीतियों की सीमित भूमिका, और आखिर में ये पेचीदा मोड़ कि बहुत ज्यादा विकास शायद इस ट्रेंड को थोड़ा बदल भी सकता है।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब मिलकर क्या कहानी बताते हैं? निचोड़ यह है कि वैश्विक प्रजनन दर में गिरावट कोई एक रहस्यमयी घटना नहीं है, बल्कि ये मानव प्रगति और विकास की कहानी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रगति का हिस्सा? हाँ, ये कई सकारात्मक बदलावों का मिला-जुला नतीजा है। बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा जीवन प्रत्याशा, बेहतर शिक्षा, महिलाओं के लिए ज्यादा अवसर और आर्थिक विकास। ये सभी कारक आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हम मूल रूप से उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर वाले पुराने अस्थिर संतुलन से हटकर निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर वाले एक नए ज्यादा स्थिर संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह का संतुलन है। हाँ, एक नया संतुलन, और ये मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व और ज्यादातर सकारात्मक बदलाव है। तो ये निराशाजनक आंकड़ा नहीं बल्कि प्रगति का सूचक है। ये थी हमारी वैश्विक प्रजनन दर में गिरावट के पीछे के कारणों पर एक गहरी नजर। बिल्कुल, और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी देता है। क्या सवाल? अगर बहुत ज्यादा विकसित समाजों में ये गिरावट रुक सकती है या थोड़ी पलट सकती है, जैसा कि वो शोध इशारा करता है, हाँ। तो वहां भविष्य में प्रजनन दर को क्या चीजें प्रभावित करेंगी? क्या तब बुनियादी आर्थिक जरूरतें और शिक्षा का असर कम हो जाएगा? और क्या काम जीवन संतुलन, बच्चों की देखभाल के लिए बेहतर सामाजिक समर्थन, लैंगिक समानता या परिवार और पितृत्व के प्रति बदलते सांस्कृतिक मूल्य जैसी चीजें ज्यादा अहम हो जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा। वाकई ये सोचने के लिए एक दिलचस्प मोड़ है। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल समाप्त करते हैं।